Hello students. So today we are going to start with law of torts. आज हम पढ़ेंगे law of torts की introduction, objectives, nature and essentials. Last कुछ years में law of torts के around 6 to 10 questions आए हैं आपके CLAT एग्जाम में. So ये हमारे टॉपिक को एक important टॉपिक बनाता है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. व्हाट इज अ टॉर्ट? ठीक है, बेसिकली टॉर्ट लॉ जो है वो क्या है? एक ब्रांच ऑफ लॉ है, ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है. और टॉर्ट लॉ हमारा एक सिविल लॉ है. ऑलराइट, ठीक है, ब्रांच ऑफ लॉ ही है और एक सिविल लॉ है. अब हमें पता है एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है, हम इसका डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं क्रिमिनल लॉ की पार्ट 1 वीडियो में. ठीक है, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आप वहां से इनके डिटेल डिफरेंस देख सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली सिविल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है और वैसे ही हमारा टॉर्ट लॉ भी आता है. ठीक है, अब टॉर्ट लॉ किससे डील करता है? ठीक है, टॉर्ट लॉ बेसिकली किस चीज के लिए है? टॉर्ट लॉ डील करता है आपके बेसिक राइट्स के साथ, आपके बेसिक राइट्स के साथ. ठीक है, बेसिक राइट्स. अगर आपका कोई भी राइट वायोलेट हुआ है तो आप टॉर्ट लॉ के अंडर केस कर सकते हो जिसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगी. ठीक है, कोई भी आपका जो राइट है वो वायोलेट हुआ है, आप क्या कर सकते हो? टॉर्ट लॉ में जाकर केस कर सकते हो और जिसकी आपको क्या मिलेगी? आपको कंपनसेशन मिलेगा. और कंपनसेशन बेसिकली ज्यादा केसेस में मॉनेटरी फॉर्म में होता है, पर आपको और भी वे से कंपनसेशन मिल सकती है. अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट्स, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत तरीके के कंज्यूमर राइट्स होते हैं. ठीक है, अगर आपका कोई भी, जैसे आपको नॉलेज नहीं है किसी भी आपको जो प्रोडक्ट बना रहा है उसने नहीं बताया कि आपके इस प्रोडक्ट में, लेट्स से अगर हम चॉकलेट की बात करें, ठीक है, तो चॉकलेट में उसने आपको नहीं बताया कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, पर आपका कंज्यूमर राइट है पता होना कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं. तो आपका जो ये राइट था, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं बताया गया जिसकी वजह से आपको कोई एलर्जी हो गई. ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी थी, आपको नहीं पता था उसमें वही इंग्रेडिएंट है, आपका जो राइट था वो वायोलेट हुआ है, तो आप टॉर्ट लॉ में जाकर केस कर सकते हो उस प्रोड्यूसर के ऊपर और आपको कंपनसेशन मिलेगा मॉनेटरी टर्म्स में. ठीक है, अब समझ में आया हमें कि लॉ टॉर्ट बेसिकली क्या होता है. ठीक है, सो व्हाट इज अ टॉर्ट? A tort arises when a person's duty towards others is affected. अब इसमें क्या है कि एक पर्सन की ड्यूटी अफेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अदर. अब अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे हम, प्रोड्यूसर की ड्यूटी थी बताना कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पर प्रोड्यूसर की वो ड्यूटी उसने नहीं निभाई अपनी. ठीक है, और उससे जो कंज्यूमर था वो अफेक्ट हुआ. ठीक है, तो यही टॉर्ट है. और टॉर्ट अराइजेस व्हेन अ पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स इज अफेक्टेड. An individual who commits a tort is called a tortfeasor or a wrongdoer. ठीक है, जो हमारा यहाँ प्रोड्यूसर था इसको हम क्या बोलेंगे? tortfeasor या wrongdoer. And where there are multiple individuals involved, then they are called joint tortfeasor. अगर यहाँ मल्टीपल इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स जैसे कि 2 या 4, 2-4 लोग आपके साथ कुछ भी गलत कर रहे थे, तो वो हमारा क्या हो जाएंगे? मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो जाएंगे और उसे हम बोलेंगे जॉइंट टॉर्टफीसर्स. आया समझ में क्या होता है? ठीक है, अब है कि जो हमारा टॉर्ट है ना, इसकी जो बेसिकली ये किसी भी लॉ के अंडर इसको डिफाइन, किसी भी सेक्शन के अंडर इसको अच्छे से नहीं बताया गया है इन डिटेल कि किस केस में आपको क्या कंपनसेशन मिलेगी.
ठीक है, हमारा जो टॉर्ट लॉ है इसमें सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, उसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेक्शन 2M में दी गई है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 एड्रेसेस टॉर्ट एज बीइंग अ सिविल रॉन्ग। हमने पढ़ा कि ये सिविल रॉन्ग होता है विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ क्या मतलब हुआ, हमने पढ़ा है एक होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एक होता है हमारा बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, जो भी चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं होती, ठीक है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट है ना वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पार्ट है, तो वो किसका पार्ट हुआ, हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट हुआ। ठीक है, सिविल लॉ में आते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आ सकती वो हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगी, और बेसिकली ये सिविल रॉन्ग है। और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई हुई है, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट दैट इज 1963 में हमारी टॉर्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, समझ में आया टॉर्ट क्या होता है। लेट्स मूव ऑन कि इसकी इटिमोलॉजी क्या है। The term tort is a French equivalent of English word wrong. ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमने क्या बात करी थी, आपका जो भी राइट्स है ना, ठीक है, जो राइट्स हैं आपका, आपके साथ कोई भी जो गलत कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ योर राइट्स, आपके राइट्स के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, और टॉर्ट क्या है, एक फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश का वर्ड है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज टॉर्टम विच मीन्स टू ट्विस्ट। यहाँ पे टू ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ, टू वायोलेट योर राइट। ठीक है, तो कहां से आया है, लैटिन वर्ड से आया है टॉर्टम, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट दैट इज टू वायोलेट। तो बेसिकली आपका कोई भी राइट जो है वो वायोलेट हो रहा है। इट ओरिजिनली मेंट सच अ कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड और टॉर्चुअस। ठीक है, कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह से आपका जो राइट है वो वायोलेट हो रहा है, एंड टुडे इट इम्प्लाइज ओनली अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के बीच का डिफरेंस हम क्रिमिनल लॉ में कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब वहां जाकर उस वीडियो में भी इनका डिफरेंस, डिटेल्ड डिफरेंस आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हमने पीछे बात करी थी कि जो टॉर्ट लॉ है, ठीक है, टॉर्ट लॉ बेसिकली सिर्फ डिफाइंड है, सेक्शन 2M में इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, पर जो इसकी डिटेल्ड नॉलेज है कि किस चीज की क्या पनिशमेंट होगी, कौन से ऑफेंसेस हैं, ठीक है, कितने तरीके के ऑफेंसेस हैं या उनकी क्या पनिशमेंट होगी, ये हमें कहां से पता चलेगा, वेयर इट इज रिटन। ठीक है, कैसे पता लगेगा, तो ये है कि ये किसी भी लॉ के अंडर नहीं बना है, ये हमें पता है। ये कहां से आया है, प्रीवियस जजमेंट से आया है, प्रीवियस जजमेंट से आया है। अब बेसिकली जो हम पीछे बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, कि एक चॉकलेट है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए थे, आपको नहीं पता था, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस गया था, प्रोड्यूसर ने ये बनाया, ठीक है, और ये कंज्यूमर इसको टॉर्ट लॉ के केस में ले गया था। ठीक है, तो वहां पे जजेस ने डिसाइड किया कि इसकी कंपनसेशन 20,000 है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को 20,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी जजमेंट निकल आई और प्रोड्यूसर ने 20,000 दे दिया कंज्यूमर को। यही केस मेरे पास दोबारा 1 साल बाद आता है, कोई और प्रोड्यूसर है अब जिसने कंज्यूमर के साथ ऐसा ही किया, कंज्यूमर को किसी और चीज से अफेक्ट हुआ वो। ठीक है, कंज्यूमर ने फिर टॉर्ट लॉ में इसका केस कर दिया। ठीक है, अब जो जज है वो क्या करेगा, जो प्रीवियस जजमेंट थी ना उसी को यूज करेगा और बोलेगा कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को 20,000 देना है। तो पहले जो जजमेंट हो रखी थी वही हमने दोबारा यूज करी, सेम केस है, ठीक है, और कंपनसेशन भी सेम ही है, जजमेंट हमने सेम ही यूज करी। तो बेसिकली ये क्या है कि अनकोडिफाइड है, इसका कोई लॉ नहीं है, इसका कोई कोड नहीं है, इट इज डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल
प्रेसिडेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो केसेस होते रहे थे उसमें जो जजमेंट्स हो रही थी, हमने आगे भी उन्हीं जजमेंट्स को कंटिन्यू किया। ठीक है, दैट इज इट हैज डेवलप्ड थ्रू द डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स इन इंग्लैंड एंड एल्सवेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लीगल हिस्ट्री। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी केस होता था, जो भी कंपनसेशन उनको देनी पड़ती थी, आज भी हम वही चीजें यूज कर रहे हैं। आज भी हम वही जो हमारे डिसीजंस हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं, बस उसमें चेंजेस लेकर आकर या उसको अपडेट कर कर आज भी हम वही यूज कर रहे हैं। और ये जो हमारा टॉर्ट लॉ है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज। ठीक है, ये सबसे पुराना है, ये हमारा ओल्डेस्ट लॉ है। Thus, law of torts is not a codified set of law like contract law. हमने पढ़ा contract law किसके अंडर explained है सारे उसके offenses and everything in the Indian Contract Act 1972. या criminal law जो codified है Indian Penal Law Code के अंडर, that is 1860. Rather, it is a law which has undergone continuous development and changes since the development of common law. ठीक है, तो ये बेसिकली वही हमने कहा कि जो जजमेंट्स हैं उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं, और आज भी हम वही यूज कर रहे हैं। एंड इट ओज इट्स ओरिजिन टू कॉमन लॉ डेवलपमेंट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ लॉ। ये हम समझ चुके हैं कि ये ओल्डेस्ट है। अब हमें पता है कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट लॉ क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड, और ये अनकोडिफाइड है, कोई भी इसका बेसिकली लॉ या कोई भी एक्ट नहीं है, ये प्रीवियस जजमेंट से आया है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट लॉ क्या है, कि टॉर्ट लॉ है ही क्यों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या पर्पस ये फुलफिल करता है। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन राइट्स बिटवीन पार्टीज टू अ डिस्प्यूट। तो बेसिकली क्या है कि जो भी राइट्स हैं, अब हम बात करते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो जो दो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए और बी, तो वो खुद डिसाइड करेंगे, पर यहाँ पर टॉर्ट लॉ डिसाइड करता है कि पार्टीज और उसके बीच में क्या राइट्स हैं और कैसे किसकी क्या कंपनसेशन होगी। टू प्रिवेंट द कंटिन्यूएशन और रेपिटेशन ऑफ हार्म, दैट इज बाय गिविंग ऑर्डर्स ऑफ इंजंक्शन। इसका मतलब क्या है कि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो। अब इंडिया में कॉमन क्यों नहीं है, लोग जाकर टॉर्ट लॉ में केस ही नहीं करते हैं। ठीक है, उनके इतने सारे राइट्स वायोलेट होते हैं और वो फिर भी जाकर केस नहीं करते हैं। पर टॉर्ट लॉ का पर्पस क्या है कि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो, कंज्यूमर्स के, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं वो वायोलेट ना हो। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ हार्म ना हो। टू प्रोटेक्ट certain rights of every individual recognized by law, that is a person's reputation। ठीक है, वही जो लॉ ने बताया है कि हर एक इंडिविजुअल के ये राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। टू रिस्टोर वंस प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर, दैट इज वेयर द प्रॉपर्टी इज wrongfully taken away from its rightful owner। तो जो भी चीजें आपसे ली गई हैं, आपकी जो भी वैल्यूज हैं या कुछ भी है जो आपसे लिया गया है, वो रिस्टोर करने के लिए क्या है, टॉर्ट लॉ है। कोई भी आपका राइट वायोलेट हो रहा है तो उसको रिस्टोर कैसे किया जाएगा, आपको एक कंपनसेशन देकर। ठीक है, और कंपनसेशन किसी भी वे में हो सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी वे में। उससे क्या होगा कि जो आपके साथ गलत हुआ है उसको रिस्टोर बैक करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट लॉ। मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ टॉर्ट लॉ। अब नेचर ऑफ टॉर्ट लॉ समझने के लिए ना हमारे को ये जानना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कैसे पता लगेगा हमें टॉर्ट लॉ की नेचर क्या है। टॉर्ट एंड क्राइम का डिफरेंस देखकर, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखकर, एंड टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डिफरेंस देखकर हमें पता है कि जो टॉर्ट है उसमें क्या चीजें आती हैं। एक तो हमें पता है एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में तो सारे क्राइम्स आ गए। ठीक है, सिविल लॉ में क्या आ गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट और क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और एक है टॉर्ट। ये तीन चीजें आ गई। जो कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आ सकता वो टॉर्ट में आएगा, है ना। तो अब टॉर्ट को समझने के लिए हमें ये देखना जरूरी है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, टॉर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डिफरेंस, एंड टॉर्ट ऑफ क्रिमिनल का डिफरेंस। तो इससे हमें टॉर्ट के बारे में पता चलेगा।
ठीक है, तो पहले बात करते हैं टॉर्ट एंड क्राइम की। The remedy in the case of law of torts is in the form of damages, while in the case of crime it is in the terms of punishment. Basically क्या है कि यहाँ पे आपको एक कंपनसेशन मिल रही है, जैसे कि हमने बात करी थी, और यहाँ पे आपको एक पनिशमेंट मिलती है। आप कोई भी क्राइम करते हो, आप मर्डर करते हो, आपको किसी भी तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। डेथ सेंटेंस हो सकता है, फाइन भरना हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस हो रहा है तो उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, in the case of a tort a suit is filed, whereas in the case of a crime a complaint is filed. तो यहाँ पे उसको सूट बोलते हैं और यहाँ पर उसको कंप्लेंट बोलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज एन अनकोडिफाइड लॉ, ये हमें सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी इसका लॉ नहीं है, ये प्रीवियस जजमेंट पे बेस्ड है, वेयरएज लॉ ऑफ क्राइम्स इज अ कोडिफाइड लॉ। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन पीनल कोड है 1860 इस पे बेस्ड है हमारा क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स। वेरी लेस नंबर ऑफ टॉर्ट्स रिक्वायर इंटेंशन, वेयरएज ऑल क्राइम्स रिक्वायर इंटेंशन। ये हमने बात करी है क्रिमिनल लॉ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्रिमिनल लॉ की, कि उसमें आपका एक क्रिमिनल माइंड होना जरूरी है, आपकी इंटेंशन टू डू एनी क्राइम इज अ मस्ट। बट यहाँ पे इंटेंशन जरूरी नहीं है। अब कि इंटेंशन नहीं थी उसका राइट वायोलेट करना, पर फिर भी आपने उसका राइट वायोलेट किया, पर क्राइम में वो क्राइम तभी बोला जाएगा जब आपकी इंटेंशन थी, आपका वो थॉट था, आपका वो माइंड था वो करना। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया टॉर्ट और क्राइम के बीच का डिफरेंस, टॉर्ट क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक एट टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, in case of a tort the duty is fixed by the law, whereas in the case of contract the duty is fixed by the parties involved. ये हमें पता है कि टॉर्ट में कोई भी ऑफेंस और उसे कंपनसेशन जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा, जजेस डिसाइड करेंगे, है ना। पर इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन डिसाइड करेगा, जिसके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो दोनों डिसाइड करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, in case of a tort the duty is towards everyone in the society, whereas in the case of contract the duty is towards specific individuals only. ये भी हमें पता है, टॉर्ट के केस में हम ऑन अ होल एक सोसाइटी एवरीवन की बात करते हैं, पर अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो सोसाइटी को, दुनिया को कोई लेना देना ही नहीं है, वो उन दोनों के बीच की बात है। ठीक है, पूरी सोसाइटी को उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर टॉर्ट में सबको फर्क पड़ता है, सोसाइटी ऑन अ होल को फर्क पड़ता है। ठीक है, मोटिव इज ऑफन टेकन इनटू अकाउंट इन द केस ऑफ टॉर्ट। ठीक है, मोटिव हमने पढ़ा था क्या है, रीजन क्या है, वो अकाउंट में लिया जाता है, व्हाइल इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोटिव इज इररिलेवेंट, वहां पे मोटिव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, पता लग गया टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है। थर्ड क्या है, टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। इन द केस ऑफ अ टॉर्ट द कंपनसेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेड डैमेजेस, whereas in the case of breach of trust the compensation is in the form of liquidated damages. तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं हमारे, विच आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में जो भी पनिशमेंट्स हैं, कंपनसेशंस हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, दैट इज वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट इज रिगार्डेड एज अ डिवीजन ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, वेयरएज लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट रिगार्डेड एज अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया हमें नेचर ऑफ टॉर्ट लॉ क्या है, टॉर्ट एंड क्राइम का बीच का डिफरेंस पता लग गया, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, एंड टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी हमें डिफरेंस पता लग गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट लॉ, क्या क्या जरूरी है यहाँ पर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज स्टेटेड अबव is different from other civil wrongs which are redeemable under the contract laws or trust
laws. In short, following are the three important concepts to explain this concept. अब tort law में क्या क्या होना जरूरी है? पहला, वो हमें पता है कि it should be a civil wrong, वो एक civil wrong होना चाहिए. Second, क्या है? Violation of right, that is jus in rem. And third is leading to legal injury, that is injuria. अब ये जो दो टर्म्स है ना, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, पर सिविल रॉन्ग तो हमें पता ही है क्या है, एंड इसको हम एक बार नजर मार लेते हैं कि सिविल रॉन्ग क्या है. सो फर्स्ट इज सिविल रॉन्ग. इट अपीयर्स दैट सिविल रॉन्ग कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड एज नॉट बीइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस. It is a violation of personal rights of an individual with civil consequences or civil remedy as opposed to punishments in criminal law. ठीक है, तो हमें पता है सिविल रॉन्ग क्या है. सिविल रॉन्ग कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड नॉट बीइंग अ क्रिमिनल ऑफेंस. हमें पता है कि सिविल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल, राइट, एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ पर्सनल राइट्स. ये भी हमने पढ़ लिया था कि सिविल रॉन्ग में क्या होता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो वायोलेट होते हैं. ठीक है. अ सिविल रेमेडी is one which is open to private persons to prosecution by state machinery, that is police, prosecution and judiciary. ठीक है, तो बेसिकली जो सिविल रेमेडी होती है that is open to private persons. In tort law there are three ways in which a civil wrong may be committed. अब वो उसके तीन तरीके हैं जिससे सिविल रॉन्ग कमिट हो सकता है. पहला है थ्रू सम एक्शन, किसी एक्शन के थ्रू. सेकंड है इन एक्शन, ठीक है, या फिर मतलब ओमिशन, वो एक्शन ना हो, या मिस एक्शन, दैट इज डूइंग अ लॉफुल थिंग इन अ रॉन्गफुल वे. इसका मतलब क्या है? एक्शन जैसे कि कोई चीज आपको करनी चाहिए, आपकी वो ड्यूटी है, आपको वो चीज करनी है. अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो क्या होगा? आप लायबल होगे. इन एक्शन ओमिशन, आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है, आपको वो चीज नहीं करनी है. मिस एक्शन एक लॉफुल थिंग है पर आप उसको एक रॉन्गफुल वे में कर रहे हो, तो वो होता है मिस एक्शन. ठीक है. दिस इज समवट सिमिलर टू द कंसेप्ट्स ऑफ malfeasance, nonfeasance and misfeasance. Malfeasance applies to commission of those unlawful acts which are actionable per se and does not require proof on any ulterior motive orientation. Nonfeasance applies to omission to perform some acts when there is some obligation to perform it and the person owes some duty of care towards it. Misfeasance implies improper performance of some lawful act. ठीक है, तो यही सब हमने ऊपर पढ़ा, उसी के कंसेप्ट इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. तो बेसिकली हमें पता है कि कोई भी सिविल रॉन्ग होगा या तो उसमें कोई एक्शन होगा या इन एक्शन होगा, कुछ नहीं किया होगा, या मिस एक्शन होगा. ठीक है, तो हमें सिविल रॉन्ग का कंसेप्ट क्लियर है. लेट्स मूव ऑन. सेकेंड है वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम. In order to make a person liable for a tort, he must have done some act which he was not expected to do, or he must have omitted to do something which he was supposed to do. अब इसका क्या मतलब है कि क्या है, एक पर्सन ने या तो वो चीज करी है जो उसको नहीं करनी थी, या उसने वो चीज कर दी नहीं करी है जो उसको करनी चाहिए थी. ठीक है, ये दो कंसेप्ट्स क्लियर है. पहला है done some act which he was not expected. कोई एक्ट है वो आपको नहीं करना था पर आप उसको करते हो. ठीक है. एंड he must have omitted to do something which he was supposed to do. आपको वो चीज करनी थी पर आपने वो चीज नहीं करी. One classification of rights is between rights in rem and rights in personam. इसका डिफरेंस हमें पता है. ठीक है. A right in rem is available against the entire world at a large. यहाँ पर सोनम में बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जिसमें हम सिर्फ दो पर्सन्स की या
जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। और रेम में हम क्या करते हैं, we talk about the entire world at large, whereas right in personam is between persons or specific individuals। ठीक है, समझ में आ गया राइट इन रेम क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी राइट है वो वायोलेट हुआ है, ठीक है, वो अगर नहीं करना था आपने वो चीज कर दी है, करनी थी आपने वो चीज नहीं करी। थर्ड इज लीगल इंजरी या इंजूरिया। द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज। यहाँ पे जो भी आपने कोई चीज करी थी, ठीक है, जो भी आपने या तो वो चीज करी जो नहीं करनी चाहिए थी या चीज नहीं करी जो करनी चाहिए थी, उसका रिजल्ट क्या है, एक लीगल डैमेज। ऑलराइट, उसका रिजल्ट क्या है, एक लीगल डैमेज। लीगल इंजरीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फैक्चुअल और रियल इंजरीज, हमें पता है। अगर मतलब लीगल इंजरी का क्या मतलब हुआ, ये है कि आप सड़क पे गिर जाते हो, आपके घुटनों पे चोट लग जाती है, तो क्या वो एक लीगल इंजरी है, नहीं ना, वो क्या होती है हमारी फैक्चुअल या रियल इंजरी। लीगल इंजरी क्या होती है, जो बेसिक आपका क्या है, आपका कोई भी राइट जब वायोलेट हुआ उसकी वजह से जो डैमेज हुआ उसको हम लीगल इंजरी कहते हैं। Thus, to be actionable, that is redressable in law, an injury must be an injury in the eyes of law। वो कानून की आंखों में क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। ठीक है, यहां से हमें ये समझ में आ गया। अब लीगल इंजरी के दो मैक्सिमम्स हैं, ठीक है, इसके दो मैक्सिमम्स हैं। पहला डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनो। ठीक है, ये दो मैक्सिमम्स हैं किसके, हमारे लीगल इंजरी के। लिटरली द मैक्सिमम मींस डैमेज विदाउट इंजरी। अब यहाँ पे क्या है कि डैमेज हो रहा है, ठीक है, आपका राइट वायोलेट हुआ है पर उससे आपको कोई इंजरी नहीं पहुंची। एक एक्शन लिया गया है, डैमेज हुआ है पर उससे कोई इंजरी नहीं हुई। Here damage implies actual physical damage, whereas injury implies violation of a legal right। ठीक है, कोई लीगल राइट आपका वायोलेट नहीं हुआ है पर उससे आपको डैमेज पहुंचा है। The maximum implies that where there is merely damage and no injury, कोई लीगल राइट आपका वायोलेट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको डैमेज पहुंचा है, then there is no claim maintainable in law। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें जहां पे आपको इंजरी हो रही है पर आपको कोई राइट नहीं वायोलेट हुआ, आप सिबलिंग्स के साथ लड़ रहे हो, सिबलिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गलती से आपके भाई या बहन ने आपको धक्का मार दिया, ठीक है, आप गिर जाते हो, आपके चोट लग जाती है, ठीक है, क्या यहाँ पे आपका कोई राइट वायोलेट हुआ, नहीं, पर क्या आपको इंजरी हुई, सॉरी आपको कोई डैमेज हुआ। तो क्या है, यहाँ डैमेज हो रहा है पर कोई इंजरी नहीं हो रही है, इसलिए आपको इसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। सेकंड है इंजूरिया साइन डैमनो। लिटरली द maxim means violation of a legal right even in absence of damage or loss। यहाँ पे क्या है, जो राइट है ना वो वायोलेट हो रहा है पर कोई डैमेज नहीं हो रहा। ऊपर क्या था, डैमेज हो रहा था बट इंजरी नहीं हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राइट वायोलेट हो रहा है पर कोई डैमेज नहीं हो रहा। ठीक है, however the maxim effectively communicates that to maintain a claim in law, violation of legal right needs to be pressed irrespective of the actual or physical damage caused by the violation of such legal right। Evidently there have been cases where a plaintiff has succeeded in his claim without suffering any loss। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जब आपका राइट वायोलेट होता है पर आपका कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, मैं वोट करने जा रही थी कहीं,
किसी ने मुझे रोक लिया, ठीक है, मुझे वोट नहीं करने दिया, इसमें क्या हुआ, मेरा राइट वायलेट हुआ, मेरा राइट था राइट टू वोट, तो मुझे किसी ने वोट नहीं करने दिया, वहां पर क्या हुआ, मेरा राइट वायलेट हुआ, पर क्या मुझे कोई डैमेज हुआ, मुझे कोई इंजरी हुई, इंजरी नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्या मुझे कोई डैमेज हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट वायलेट हुआ पर डैमेज नहीं हुआ। क्या मैं कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकती हूँ, क्या मुझे इसकी कंपनसेशन मिलेगी? यस, मुझे इसकी कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत केसेस में हुआ है जो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, केस करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में और उनको उस चीज का क्लेम मिल जाता है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया सेकंड कंसेप्ट भी। तो विद दिस यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट के हम एसेंशियल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, कि 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि एक वो सिविल रॉन्ग होता है, एक है वायलेशन ऑफ राइट इन रेम और एक है लीडिंग टू लीगल इंजरी। ये हो गया है, हमें पता है सिविल रॉन्ग क्या होता है, 3 तरीके से किया जा सकता है। वायलेशन ऑफ राइट इन रेम क्या होता है, जब हमारा राइट वायलेट होता है, कोई भी एक्शन जो नहीं करना है वो करो, करा है करना है नहीं किया है वो हमारा राइट इन रेम है। लीगल इंजरी क्या है हमें पता लग गया और इसके 2 मैक्सिम्स हैं, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। सो विद दिस यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा कि टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट लॉ क्या है, ठीक है, इसकी नेचर क्या है, एसेंशियल्स क्या है और टॉर्ट लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सो वी हैव कवर्ड ऑल दिस। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है एड्यूरेव ऐप या वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको लीगल रीजनिंग में क्रिमिनल लॉ के सारे टेस्ट्स, documents, videos मिलेंगी। You can also log all the logged documents, videos and tests with less than 80 rupees per month. Go there, take test, look at notes, वहां पे आपको डिटेल्ड डिस्कशन मिलेगी वहां पर, एंड देन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस जहां पे हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन कवर करेंगे। थैंक यू।